तो आप सभी को श्री विद्या एस्ट्रोलॉजी में मैं वेलकम करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वेल्थ क्रिएशन। सो हमें ये पता है कि कोई भी चीज़ हमें लाइफ में अगर चाहिए तो उसको दिलाने वाले प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स। तो यहाँ पे हमारे जो प्राइमरी फोकस है वो है वेल्थ, यानी धन। तो जो आपका कालपुरुष कुंडली है या जो आपका वैदिक कुंडली में चार्ट होता है, वहाँ पे धन का जो प्राइमरी हाउस है वो है सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस के स्वामी को धनेश कहा जाता है, क्योंकि आपके जीवन में जो भी धन आपको मिलेगा या आप धन कमाओगे उसका लेखा जोखा एक्चुअल में सेकेंड हाउस से पता चलता है। लेकिन हमें यह भी पता है कि धन कमाने का कुछ तरीका होता है। इंसान अपने कर्म के थ्रू धन कमाता है, यानी वो जॉब करता है, सैलरी पाता है और धन कमाता है। कुछ लोग हैं जो शारीरिक परिश्रम करते हैं और बहुत सारे लोग ये करते हैं। तो इसीलिए वो शारीरिक परिश्रम को रिप्रेजेंट करने वाला प्लानेट या कर्म को रिप्रेजेंट करने वाला प्लानेट शनि है। ऐसे ही कई सारे लोग हैं जो बिजनेसेस के थ्रू पैसा कमाते हैं। तो बिजनेसेस हम सेवेंथ हाउस से देखते हैं। लेकिन उसके लिए इंटेलिजेंस चाहिए, आपका बुद्धि होगा, आपका वाणी में संयम होगा, तो जाके आप अपने चालाकी से पैसा कमाओगे। और वो जितने टैलेंट है, स्किल है, क्रिएटिविटी है, इंटेलिजेंस है, ये सारे चीज़ें फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। इलेवेंथ हाउस को लाभ का भाव कहा जाता है और इलेवेंथ के स्वामी को कहा जाता है लाभेश। तो जो हमारा 11वां घर होता है उसका जो स्वामी है उसके स्ट्रेंथ से पता चलेगा एक्चुअल में पैसा तो हम कमा लेंगे लेकिन खर्च करने के बाद बचेगा कितना और उस बचे हुए पैसे का हम क्या करेंगे। तो आप देखिए एक्चुअल में जब हम बहुत सारे लोगों का चार्ट आज देखेंगे, जैसे हम अभी मुकेश अंबानी जी का चार्ट देखेंगे, जुकरबर्ग का चार्ट देखेंगे, शाहरुख खान का चार्ट देखेंगे, हम विराट कोहली का चार्ट देखेंगे, अलग अलग फील्ड से हम किरदार लिए हुए हैं जो काफ़ी अच्छा पैसा कमाए हैं और अपने फील्ड में नाम कमाए हैं, और उनको उनके फील्ड में फाइनेंसेस का भी जो रिप्रेजेंटेशन है उसी से जाना जाता है। तो हम इसीलिए आज देखेंगे कि एक्चुअल में ये जो हाउसेस का मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और इलेवेंथ हाउस, ये जीवन में धन को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है और हमारे चार्ट में ऐसे क्या कॉम्बिनेशंस होना चाहिए या हमें चार्ट के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए जिससे हमारा फाइनेंशियल डिफिकल्टीज दूर हो पाए। तो मैं इसीलिए पहले कारक के बारे में आपको कुछ बताऊंगा और कारक को समझने का तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों आपको उस तरीके का कारक देखना है। सभी को पता है कि जो कालपुरुष कुंडली होता है उसमें जो पहला भाव बनता है उस भाव का स्वामी मंगल होते हैं, यानी मेष राशि से कालपुरुष कुंडली शुरू होता है। तो अगर सेकेंड भाव को हम धन का भाव कहेंगे तो वृषभ होगा सेकेंड भाव, और वृषभ का स्वामी कौन होगा? वृषभ का स्वामी बनेगा शुक्र। इसका मतलब है कि कुंडली में शुक्र का स्थिति अगर अच्छा है तो बाय डिफॉल्ट जो नेचुरल कारक ऑफ शुक्र है वीनस, आप उस वीनस का एनर्जीज एक ब्लेसिंग्स के हिसाब से पाए हुए हो। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि वीनस जो है और भी कई चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। वीनस जो है दैत्यों का गुरु है, तो वीनस ज्ञान को भी रिप्रेजेंट करेगा। वीनस के पास मृत्यु संजीवनी का जो है शक्ति है। तो इसका मतलब है कि आप किसी को क्योर करने का भी एनर्जी जो है वीनस के थ्रू पा सकते हैं। वीनस जो है वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, तो मेल चार्ट में वीनस जो है स्त्री को रिप्रेजेंट करेगा। फीमेल चार्ट में जो सौंदर्यता है, सुंदर बनने का जो कला है और जो रिलेशनशिप है, वीनस उसको भी रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वीनस अगर आपके लाइफ में किसी भी तरीके से ब्लेसिंग्स के हिसाब से मिला हुआ है, आपके चार्ट में वीनस का पोजीशन अच्छा है, तो आपका इन सारे चीजों में जो भी आपको भगवान के हिसाब से गिफ्ट मिलेगा भगवान के पास से, उसमें आपको ऐसे नहीं लगेगा कि बहुत ही खराब गिफ्ट आपको मिला हुआ है। उसमें आप डेफिनेटली अपने आप को ब्लेस्ड फील करेंगे। तो वीनस का अच्छा होना धन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो धन का भाव होता है कालपुरुष कुंडली में उसका स्वामी होता है वीनस। ऐसे ही उस धन भाव में अगर कोई प्लानेट को मैं कहूंगा कि सबसे शक्तिशाली है, वो एक्जल्टेड है, उसका पावर सबसे ज्यादा है, तो दैट इज नॉन अदर देन मून। क्योंकि आपको पता है
कि चंद्रमा जो है वीनस के हाउस में और जो वृषभ राशि है वहां पे एग्जल्टेड होता है। कोई मुझे ये भी कह सकता है कि सर चंद्रमा भी एग्जल्टेड होता है और हमने पढ़ा है राहु भी एग्जल्टेड होता है। इसी वजह से वीनस और राहु का कॉम्बिनेशन को भी धन का एक बहुत बड़ा योग बोला जाता है। ऐसे भी राहु के लिए कहा जाता है वो जिस भी राशि में बैठता है उस राशि स्वामी की तरह बिहेव करता है। तो आप समझ जाइए, राहु अगर वीनस के साइन में बैठ जाएगा, एक्जल्टेड तो होगा, साथ में वो वीनस की तरह बिहेव करेगा। यानी आप अगर अलग जगह पे आपका वीनस है तो आपके चार्ट में एक नहीं दो वीनस का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो ऐसे में चारित्रिक दोष भी होता है, एक वाइफ के जगह पे दो वाइफ बनना या कैरेक्टर में किसी तरीके का कमी होना। लेकिन आपको ये भी देखना है कि ब्लेसिंग्स कौन से और पे है। वीनस एक्चुअल में आपका बिहेवियर को भी रिप्रेजेंट करता है, इंटरनल कैरेक्टर को भी रिप्रेजेंट करता है, बैलेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अल्टीमेटली आपका जितना नेचर कैरेक्टर सही होगा उसके अकॉर्डिंग भी आपको ब्लेसिंग्स मिल सकता है, और हम वो चार्ट्स में जाके देखेंगे। तो ये नेचुरल कारक हो गए वीनस और मून। लेकिन जो धन के लिए या आपके ब्लेसिंग्स के हिसाब से कोई प्लानेट है और सबसे ऑस्पिशियस यानी सबसे शुभ योग वाला प्लानेट, वो कोई अदर प्लानेट नहीं है, दैट इज गुरु, जुपिटर। और आपको पता है कालपुरुष कुंडली में जुपिटर जो है नाइन्थ का भी स्वामी है, और जो भोग करने का हाउस है उस हाउस का भी स्वामी जो है जुपिटर है। यानी कोई भी धन कमाता है तो अगर उस धन को उपयोग कर पाता है, उसके पुश्ते उसको यूज कर पाते हैं, और लाइफ में जिसको लग्जरी कहा जाता है, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों का गेन कहा जाता है, अच्छा गाड़ी होना, अच्छा घर होना, अच्छे जगह पे घूमने जाने का प्रबंध हो पाना, और आपका जो है घर बहुत ही सुंदर होना। तो ये जितने भी शानो शौकत की चीज़ें हैं, जो भी ब्लेसिंग्स आपको मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के टर्म पे मिल रहा है, उस पे भी जो है खर्च करने का एबिलिटी बताता है आपका कि आप कितना ब्लेस्ड हो। तो आपको इसी के लिए अंदाजा लगाना होगा कि अगर वो ब्लेसिंग्स है कि आपके पास धन है तो ब्लेसिंग्स जुपिटर से मिलेगा, और वो 12th हाउस जो है वो भी जुपिटर का साइन पाइसेस होता है। और आपको ये भी पता है कि उस स्पाइसेस साइन में वीनस जो है एग्जल्टेड होता है। तो ये जो तीन नेचुरल कारक मैंने बताया है आपको, हम चार्ट में भी देखेंगे कि इसमें से एक भी अच्छा हो जाए तब भी मल्टी मिलियनर योग बन सकता है। तो तीनों ही अच्छा हो जाएं तो ऐसे इंसान अपने पुश्तों से ही पैसा लेके आया होगा और उसको आगे बढ़ाएगा। कई लोगों के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने, हमारे पूर्वजों ने जो कमाया था उसको बेच खाया। लेकिन ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि आपको जो भी विरासत में पैसा मिला है आपको उसको 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना बढ़ाएंगे। और अगर आप बिल्कुल गरीब घर में भी पैदा हुए हैं, इन तीनों प्लानेट का अगर अच्छा कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है तो कुछ ऐसे एनर्जीज को यूज करने का तरीका और कुछ रिचुअल्स, रिमेडीज मैं आज बताऊंगा जिससे आप अपने फाइनेंसेस को डेफिनेटली इंप्रूव कर पाओगे। लेकिन सबसे पहले इन तीनों प्लानेट को प्राइमरी तौर पे फोकस रखिए। पैसे के लिए, धन के लिए इनका कॉम्बिनेशन और इनका रिलेशनशिप समझना। तो मैंने समझाने के लिए सिर्फ 3-4 सेंटेंसेस को रिपीट किया है। पहला है, धन का हाउस को हम लोग सेकेंड हाउस से देखते हैं, जो आपका रिकरिंग मनी, जो बार बार आपके पास पैसा आता है, जो कैश आपके पास होता है, जो खर्च करने के लिए हाथों हाथ आपके पास उपलब्ध है, उन पैसे के बारे में बात कर रहा हूं। तो उसका स्वामी वीनस है। और जो ब्लेसिंग्स है कि आपको पैसा भी मिले, आप पैसा कमाओ भी, उसको खर्च भी कर पाओ, वो ब्लेसिंग्स किसी भी तरीके का हो, जुपिटर से वो ब्लेसिंग्स शुरू होता है। और चंद्रमा जो है इस हाउस में एग्जल्टेड है। तो आप इन तीनों का जब नेचर स्टडी करोगे तो आप देखोगे दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। आप बताइए, वीनस के हाउस में कौन एग्जल्टेड होता है? चंद्रमा। वीनस का दूसरे हाउस में शनि एग्जल्टेड होता है, कर्म। चंद्रमा के हाउस में कौन एग्जल्टेड होता है? जुपिटर। 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 और जुपिटर के हाउस में कौन एग्जल्टेड होता है? वीनस। आप देखो एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे आता है, वीनस के हाउस में चंद्रमा एग्जल्टेड होता है, चंद्रमा के हाउस में जुपिटर एग्जल्टेड होता है, और जुपिटर के हाउस में वीनस एग्जल्टेड होता है। अब इनसे इनका इंपॉर्टेंस हम देखेंगे कि किसके चार्ट में कोई भी ऐसा प्लानेट हो जो वीक कंडीशन में भी है, लेकिन जुपिटर का ब्लेसिंग्स है और इंसान बहुत बड़ा मल्टी मिलियनर है। ये तो हो गया नेचुरल कारक। नेचुरल कारक इसीलिए कहा जाता है, चार्ट में इनका चाहे पोजीशन कुछ भी हो,
आप उस पर्टिकुलर हाउस से धन कमाने का जैसे भी हो संभावनाएं पैदा करते हो। और आपका ज्ञान जितना ज्यादा होता है, एक्सपीरियंस जितना ज्यादा होता है, मन जितना शांत और साफ होता है, डिसीजन पे जितना कायम आप रहते हो, और आपके रिलेशनशिप जितना अच्छा होता है, आप ग्रेजुअल ग्रोथ करते हैं। क्योंकि जिसका भी मूल त्रिकोण साइन है, वो एनर्जी एक्चुअल में आपको ग्रोथ कराता है। कई सारे प्लैनेट्स हैं जिनके दो दो साइंस होते हैं, लेकिन आपको उनका मूल त्रिकोण साइन को समझना होगा। जैसे वीनस का मूल त्रिकोण साइन लिब्रा है, यानी आपके लाइफ में रिलेशनशिप और बैलेंस रहना चाहिए, कर्म का प्राधान्य होना चाहिए, क्योंकि इस हाउस में शनि सबसे एग्जल्टेड होता है। चंद्रमा जो है अच्छा होने का मतलब है ऐसे इंसान जिसका मन स्थिर होता है, कोई भी डिसीजन ले लिया तो बहुत जल्दी वो घबरा नहीं जाता है, और उस डिसीजन को पूरा करने के लिए धैर्य के साथ काम करता है। जो जल्दी जल्दी विचलित हो जाता है, अपने प्लान चेंज कर देता है, उसका चंद्रमा कमजोर है। और जुपिटर जो ब्लेसिंग्स है, उसका भी मूल त्रिकोण साइन जो है वो सेजिटेरियस है, यानी आपका एक्सपीरियंस और आपका ज्ञान, आपने अपने घर का जो संस्कार सीखे हो उसको कितने अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किए हो। खाली ज्ञान नहीं सीखे हो, लेकिन उसको आप जो है दूसरों को बता के पैसा कमाते हो, लेकिन उसको अपने लाइफ में यूज नहीं करते हो, तो फिर जुपिटर का ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा नहीं। ब्लेसिंग्स तभी मिलेगा, नाइन्थ हाउस पिता का भी स्थान होता है, नाइन्थ हाउस गुरु का स्थान होता है, नाइन्थ हाउस धर्म का स्थान होता है। तो ये सारे चीजें पाने के लिए आपने कौन से धर्म का पालन किए हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप जो भी लाइफ में अच्छा सोचते हो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने एक्सपीरियंस को कैसे यूज करते हो, और क्या आपका एक्सपीरियंस कंसिस्टेंट है। ऐसे नहीं कि आपका आदत जो 2 साल पहले था या 5 साल पहले था, उस आदत में उस नेचर में बार बार बदलाव हो रहा है। आप पहले सोचते थे कि ये आपको पैसा दिलाएगा, तो आपके एक पर्टिकुलर माइंडसेट था, नेचर था, बिहेवियर था, लेकिन बाद में फिर किसी कुसंगति में आके आपने नेचर और माइंडसेट चेंज कर दिए, फिर आपने एक नया तौर तरीका अपना लिया। हो सके टेम्पररली आप बहुत पैसा कमा लोगे, या आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाएगा, लेकिन उसके साथ ट्वेल्थ हाउस स्पॉइल होने के वजह से बंधन योग भी बनता है। तो ऐसे लोग यूजुअली देखा जाता है, पॉलिटिशियंस वगैरह जो बहुत पैसा कमाते हैं, एंड में इनका परिस्थिति ऐसे होता है कि कई सारे जेल्स में जाते हैं, कई सारों का जो है अननेचुरल डेथ्स होता है, या वो देश छोड़ के भागते हैं। तो उनके जो लाइफ में जो ग्रोथ है ना, वो कंसिस्टेंट ग्रोथ है, और वो एक मासिव ग्रोथ है जिसको वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं। और उनके फैमिली में भी देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे जो पैदा होते हैं, यूजुअली उनका जो ग्रोथ है वो फादर या उनके मुकाबले बहुत कम होता है। हम जिनको भी प्रधानमंत्री या बड़े मंत्री का ओहदे पे देखे हैं, यूजुअली आप देखना उनके एंसेस्टर्स क्या थे, और उनके पीछे जो उनके एसेंडेंट्स हैं वो किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो यू विल फाइंड द डिफरेंस। तो इन तीनों को आपको खास ध्यान देना है। उसके बाद आपके जो हाउसेस हैं उसको भी हमें ध्यान देना है, क्योंकि आप देखिए, अगर आपके पास पैसा है तो आपका पर्सनालिटी डेफिनेटली लोगों को बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी रिच इंसान है उसको उस इलाके में लोग जानते हैं, उस कंट्री में लोग जानते हैं, वर्ल्ड वाइड जानते हैं। तो इसीलिए आपका स्टेटस अल्टीमेटली पैसे के लिए बहुत बड़ा होता है। तो पैसा अगर आपके पास आ रहा है और पैसे का यूटिलाइजेशन करके आप एक रिच इंसान बने हो, तो इट कैन नॉट हैपन विदाउट द फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस डेफिनेटली रोल प्ले करेगा, क्योंकि आप लाइफ में कुछ भी करेंगे उसका इम्प्लीकेशन हमेशा आपके फर्स्ट हाउस में होता है। आप जो कर्म करते हैं उसी के अकॉर्डिंग लोग आपको जानते हैं। आपके पास पैसा है तो जानते हैं, आपके फैमिली के वजह से लोग जानते हैं, लेकिन फाइनेंशियली इसका रोल फर्स्ट हाउस के साथ हमेशा लिंक्ड रहेगा। रिच पर्सन को लोग जिस भी तरीके से हो जानेंगे ही जानेंगे, रिचनेस झलकता है। चाहे आप अच्छा कपड़ा ना भी पहनो, अगर आप रिच हो, तो आप अगर एवरेज कपड़ा भी पहने हो तो लोगों को ये इंप्रेशन जाता है कि ये डेफिनेटली एक बहुत ही ब्रांडेड या नया फैशन का कपड़ा पहना होगा। आप जो है कोई आर्टिफिशियल अंगूठी पहने हो, लेकिन लोग सोचेंगे ये प्योर गोल्ड का या डायमंड का पहना हुआ है। दिस इज द पावर ऑफ रिचनेस। तो जब आप सेकेंड हाउस आपका पावरफुल है, तो आपका वो फर्स्ट हाउस में झलकेगा। इसीलिए किसी भी इंसान का चार्ट में अगर वो एक्चुअल में बहुत रिच बनेगा या नहीं बनेगा, हम उसके फर्स्ट हाउस को स्टडी किए बिना कभी भी अंदाजा नहीं लगाएंगे कि एक्चुअल में हाउ मच मनी और वेल्थ ही कैन गेदर। ऐसे ही सेकेंड हाउस जिसके बारे में अल्टीमेटली चर्चा हो चुका है। फिर हम आएंगे फिफ्थ हाउस पे। तो कोई भी इंसान है जो पैसा कमाता है, आपको ये पता होगा कि उसका इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी उसका सबसे बड़ा टूल होता है। जैसे कोई एक्टर भी है, मैं शाहरुख खान का चार्ट इसी वजह से लिया हूँ, क्योंकि एक्टिंग स्किल को आप जब देखोगे तो भी वो क्रिएटिव होना चाहिए, उसका एक जो है फैशन सेंस होना चाहिए,
और फिफ्थ हाउस का रोल यहाँ पे है। और आप देखिए, अभी तक हमने 3 प्लैनेट का बात किया तो मरकरी का बात किया ही नहीं था, लेकिन जो आपका इंटेलिजेंस है, जो आपका किसी तरीके का क्रिएटिविटी है, उसको रिप्रेजेंट करने वाला हाउस फिफ्थ हाउस है। और कहते हैं जो इंसान जितना अच्छा दिल उसका साफ होता है, वो एक्टिंग भी उतना अच्छा कर सकता है। उसका जो लाइफ में लव का जो एक्चुअल में इन्फ्लुएंस है, जिसको हम प्यार कहते हैं, उस इन्फ्लुएंस को बताने वाला भी हाउस जो है वो फिफ्थ हाउस है। तो फिफ्थ हाउस का रोल भी आपको देखना है। कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, स्पेकुलेटिव अर्निंग कर रहा है, तो भी उसका फिफ्थ हाउस है। कोई क्रिएटिव तरीके से किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो एक्चुअल में वर्ल्ड में था नहीं, लेकिन उसको एक नया रूप वो दे रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, वो भी फिफ्थ हाउस है। तो इसीलिए फिफ्थ हाउस का बहुत बड़ा रोल है कि आप अपना टाइम कैसे इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा जो कमाए हो उसको कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो हम इसीलिए फिफ्थ हाउस का रोल को भी देखेंगे। और फिफ्थ हाउस आपका नाइन्थ से नाइन्थ हाउस है। पास्ट लाइफ का जो पुण्य आप लेके पैदा हुए हो, यानी विरासत में आपको क्या मिलेगा, आप क्या लेके आए हो, कौन सा टैलेंट आपके पास गॉड गिफ्टेड है। आप बढ़िया बोल सकते हो, आप बढ़िया बिजनेस कर सकते हो, आप लोगों को अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप एक क्राउड पुलर हो, आप जब भी कोई जगह पे भाषण देने जाते हो तो लाखों लोग आपको देखने आते हैं। ये सारे जो मैग्नेटिज्म है वो भी फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। तो मैग्नेट के बिना पैसे को अट्रैक्ट करना मुश्किल है। और ऐसे भी आप देखोगे सेकंड से ये फोर्थ हाउस है। तो आप धन कमाएंगे तो वहां से फोर्थ का मतलब जो हैप्पीनेस आप डिराइव करोगे वो फिफ्थ हाउस से देखा जाएगा। और ऐसे उल्टा कर दोगे तो फिफ्थ से जो है टेंथ हाउस बन जाएगा आपका सेकेंड हाउस। यानी आपका टैलेंट, आपका इंटेलिजेंस को यूज करके जो आप पैसा कमाएंगे, जो धन आपका फ्लो होगा, वो इंटरकनेक्टेड है। तो इसीलिए फिफ्थ हाउस को भी हम देखेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है भाग्य का हाउस। कहते हैं कि अगर भाग्य साथ नहीं दिया तो राम को वनवास जाना पड़ता है, और भाग्य अगर साथ नहीं दिया तो ऐसे भी कई राजाओं का उदाहरण है जो घास काटने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। आप हरिश्चंद्र का एग्जाम्पल ले लीजिए, नल राजा का एग्जाम्पल ले लीजिए, ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स हैं जहां पे भाग्य का साथ नहीं होने के वजह से हर तरीके का मुसीबत को इवन भगवान जो इंसान के रूप में पैदा होते हैं उन्हें भी फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए नाइन्थ हाउस सबसे इंपॉर्टेंट है। नाइन्थ हाउस हायर एजुकेशन का है। नाइन्थ हाउस आपके घर में जो संस्कार आपको सिखाए हैं उसका है। धर्म आपके लिए क्या मायने रखता है वो भी नाइन्थ हाउस है। पिलग्रिमेज है वो नाइन्थ हाउस है। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी जो है वो भी आपका नाइन्थ हाउस है। ये मैं डायरेक्ट उसका एस्पेक्ट्स और पावर बता रहा हूँ। और फाइनली लाभ, क्योंकि आप 1,000 रुपये एक्स को दे दीजिए, वाई को दे दीजिए और जेड को दे दीजिए, पता चला एक्स जो है वो जाके 1,000 रुपये का कपड़ा खरीद लेगा, वाई जो है 1,000 रुपये का खाना खरीद के खा लेगा, जेड जो है उसको लेके पहले इन्वेस्ट करेगा और उस 1,000 रुपये को 10,000, 10,000 को 1,00,000 करेगा। तो अमाउंट जो आपने सीड मनी के हिसाब से दिया था वो सेम है, लेकिन उसको आप कैसे यूज कर रहे हो वो एक्चुअल में 11th हाउस का पावर है। इसको आय कहते हैं। आपने 1,00,000 रुपए कमाया तो उसका आय नहीं है, वो सेकेंड हाउस से मिला हुआ धन है आपके लिए। लेकिन आय किसको कहेंगे? आप महीने का 20,000 खर्च कर दीजिए और 80,000 आपका बच गया तो वो आपका अर्निंग है। आय का मतलब यही है, खर्च करने के बाद जितना बचता है। तो इसीलिए खर्च करने का हाउस जो है 12th हाउस है, और जो कमाने का हाउस है वो 11th हाउस है। 11th इज एक्चुअली यू आर अर्निंग माइनस द एक्सपेंडिचर। तो जो 10 लाख कमा रहा है और 12 लाख खर्च कर रहा है उसका आय -2 लाख है, और जो 2 लाख कमा रहा है और 50,000 खर्च कर रहा है उसका आय जो है 1.5 लाख है। तो हम इन सारे चीजों का रिलेशनशिप आज देखेंगे, और उसके बाद मैं कहूंगा कि आपका जो भी फाइनेंशियल स्थिति है उसको इम्प्रूव करने के लिए एक एक चार्ट हम डिस्कस करेंगे। और वो सारे एग्जाम्पल्स चार्ट में जैसे ही हम बात करेंगे तो बहुत सारे लोग हैं आपको ये बताएंगे कि सर इनका तो टाइम आपने गलत लिए हैं, या जहां से भी इनका इंफॉर्मेशन से ये सही नहीं है, और ये मेरा इंफॉर्मेशन सही है। वो सही और गलत का बाद में हम एग्जांपल्स देखें। हम पहले देखेंगे कि जो चार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं क्या उस रिचनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, कोरिलेशंस बनाएंगे। जो मेजर 3 प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, वीनस और आपका तीसरा जो है चंद्रमा, उनके साथ उस चार्ट में फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, नाइन्थ और 11th हाउस का कैसा तालमेल है और क्या रोल प्ले है। तो जहां जहां जरूरत होगा मैं आपको एक एक फॉर्मूला आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देखिए,
पहले तो हम उन प्लैनेट्स को देख लेते हैं जो नेचुरल कारक है। फर्स्ट हाउस का यहाँ पे स्वामी जो है सैटर्न है, आप सभी को दिख रहा होगा। और देखिए सैटर्न एक्सल्टेड है 10th हाउस में, है ना। सेकेंड हाउस जो धन का भाव है वो भी शनि ही उसका जो है लॉर्ड है। और शनि जो है एक्सल्टेड बैठे हुए हैं वीनस के साइन में, लिब्रा साइन में। तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो पहला कॉम्बिनेशन मैं कह रहा था कि चंद्रमा और वीनस और जो जुपिटर है, इनका स्थिति जैसे भी हो आपके चार्ट में अच्छा होना चाहिए। तो पहले तो आपको एक तरीका मैं बता देता हूं। किसी का भी जन्म कुंडली में अगर आपको डाउट लगे कि हाँ जी मेरा प्लैनेट स्ट्रांग है या वीक है, थोड़ा बहुत आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी रूल अप्लाई नहीं करके आप सीधा एस्ट्रोसेज ऐप में जाएंगे और वहां पे जो आपका सड़बल दिया हुआ है उस चार्ट को क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको मिल जाएगा कि ये प्लैनेट मेरा स्ट्रांग है, ये प्लैनेट मेरा वीक है। और अगर जाते ही आपने देखा चंद्रमा आपका स्ट्रांग है, जुपिटर स्ट्रांग है या शुक्र आपका स्ट्रांग है, तो आप आंखें बंद करके समझ जाइए कि आपको पैसा कमाने का बहुत अपॉर्चुनिटी भगवान ने दिए हैं। आपको सिर्फ तौर तरीका पता होना चाहिए और उनका कनेक्शंस किसके साथ होना चाहिए, खास करके किसी ना किसी रूप में आपके फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, नाइन्थ और 11th हाउस के साथ होना चाहिए। जो नेचुरल प्लैनेट्स हैं उनका कनेक्शंस, जितने ज्यादा कनेक्शंस आप देखेंगे आपके पास उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगा। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं। देखिए फर्स्ट हाउस के साथ चंद्रमा का कनेक्टेड है, आप हाँ या नहीं बोलेंगे। पहले हाउस के साथ चंद्रमा का कनेक्शन है हाँ। क्योंकि शनि और चंद्रमा दोनों साथ में है। तो आप ये समझ जाइए जो भी प्लानेट कहीं पे है, अब यहाँ पे कोई ये नहीं कहेगा सर बीसी योग बन रहा है या इसको देखना है। हमें पहले कनेक्शंस देखना है, क्योंकि चंद्रमा जो है आपका मन का स्थिति है, चंद्रमा आपके फाइनेंसेस का फ्लो है, और शनि आपका कर्म है, और यहाँ पे एग्जल्टेड शनि है। तो जो इंसान अपने सिंसियरिटी के साथ कर्म करता है उसके पास फाइनेंसेस का कभी कमी नहीं होता, उसको जैसे भी हो रिकरिंग वे में पैसा मिलता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सच्चाई है। और जो काम नहीं करता है, आज का काम कल करूंगा ऐसे करके टालता रहता है, उसके पास शनि और चंद्रमा का सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन आपको डिप्रेशन के तौर पे दिखेगा। वो इंसान हमेशा पैसे के लिए उसका लाले पड़े होंगे, जो भी पैसा आएगा वो टिकेगा नहीं। यूजुअली मैं देखता हूँ ऐसे लोगों का बीमारी में बहुत पैसा खर्च होता है, और उनके घर में आप जाके देखोगे जिसका शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन होगा, और अगर कोई ढंग का काम वो नहीं कर रहा है तो आप समझ जाना उसके घर में मेडिसिन अनयूज्ड होके पड़े होंगे। और वो इंसान हमेशा नेगेटिव बात करेगा आपसे, मिलते ही आपको कुछ ना कुछ वो नेगेटिव बोलेगा। तो ये आपको नेचुरली जानना है कि कौन से प्लैनेट का कॉम्बिनेशन किसको क्या रिजल्ट दे रहा है। आफ्टर ऑल अगर सारे काम कुंडली से ही होता तो फिर कोई इंसान काम ही नहीं करता। और जो लोग कुंडली के बारे में नहीं जानते वो हमेशा गरीब ही होते हैं। लोगों का ये गलतफहमी होता है, लोगों को लगता है ज्ञान मिल जाने से एक्चुअल में सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ज्ञान कभी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है। ज्ञान प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज देता है, लेकिन आप कर्म के थ्रू ही उसको सॉल्व करते हैं। किसी को पता है कि हाँ जी जमीन के नीचे गोल्ड है, लेकिन जब तक वो जमीन को खोदेगा नहीं वो गोल्ड को पाएगा ही नहीं। तो कर्म वो खोदने को रिप्रेजेंट करता है। और ये जानकारी जो है कि गोल्ड वहां पे है, तो गोल्ड हर जगह पे है। आप जो इंटेलिजेंस आपके पास है उसी इंटेलिजेंस को यूज करके कोई स्कूल का टीचर 10,000 कमाता है, तो कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर 5 लाख कमाता है, तो कोई साइंटिस्ट उसी को यूज करके कोई अपरेटस बनाता है और करोड़ों रुपए कमाता है, उसका पेटेंट करता है। और कोई कंपनी वाला है उसी प्रोडक्ट को बेच के 1,000 करोड़, 10,000 करोड़, लाख करोड़ का भी साम्राज्य बनाता है। सेम आइडिया है, सेम नॉलेज है, उसको अलग लोग अलग तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। तो उसका आउटपुट यही होता है, रिजल्ट यही होता है। तो किसी ने पूछा कि सर अगर शुक्र जो है सेकेंड हाउस का स्वामी है, तो ऐसे क्यों होता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वही सारे जो है मैक्सिमम रिच इंसान होते हैं। तो बड़े इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करने वाला प्लैनेट सैटर्न है। और आप देखिए शुक्र का जो मूल त्रिकोण साइन है जिसका बात मैंने शुरू में किया था, उस साइन में सैटर्न ही सबसे ज्यादा एक्सल्टेड होता है। सैटर्न ही कर्म का कारक है। तो जो इंसान जितना अच्छा कर्म करता है उसी के अकॉर्डिंग उसका फाइनेंसेस होता है। तो ये वहां पे राइट एग्जाम्पल है। आप देखिए फर्स्ट और सेकंड का
लॉर्ड जो है उसका चंद्रमा के साथ भी कनेक्शन हो गया, और उसका जो है वीनस के साथ भी कनेक्शन हो गया, क्योंकि वीनस उसका मालिक है, और ऊपर से वीनस का दृष्टि संबंध भी यहाँ पे बन रहा है। तो आप देखिए, जहां पे भी आप देखोगे किसी भी पर्टिकुलर हाउस का पावर जानने के लिए उसके डिस्पोजिटर का पावर को आप पहले देखोगे ही देखोगे। तो देखो, सैटर्न का डिस्पोजिटर कौन है? सैटर्न का डिस्पोजिटर जो है वीनस है, फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं। लेकिन किसके साथ बैठे हुए हैं? एग्जल्टेड सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। जो भी प्लानेट किसी भी एग्जल्टेड प्लानेट के साथ बैठा होता है उसके भी स्ट्रेंथ में वृद्धि होता है। एग्जल्टेड प्लानेट उस स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो अल्टीमेटली फिफ्थ हाउस पे भी आप ऐसे ही नजर देखिए, फिफ्थ हाउस का कनेक्शन वीनस के साथ है ना। तो मैं जो चंद्रमा, वीनस और जुपिटर कह रहा था, इनको आप जैसे ही सर्च करोगे एक दूसरे के साथ कनेक्शंस आप इनका देखते रहोगे। जैसे यहाँ पे राहु है, राहु एग्जल्टेड है, तो राहु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? राहु वीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और वीनस किसका डिस्पोजिटर है? वीनस राहु का भी डिस्पोजिटर है, यानी फिफ्थ का लॉर्ड भी है और टेंथ का भी लॉर्ड है। तो आप देखिए, अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर चार्ट में वीनस जो है योग कारक बन गया। उसी वीनस का दृष्टि शनि के साथ है, और वीनस एक एक्जल्टेड प्लैनेट के साथ है। आप कोई कमजोर प्लैनेट भी आपके चार्ट में है, आप उसका अगर डिस्पोजिटर स्ट्रांग है तो फिर आप उस प्लैनेट की एनर्जी को बहुत बढ़ा सकते हो, उसका सारा पावर को आप यूटिलाइज करके लाइफ को एनहेंस कर सकते हो। इसीलिए कोई प्लैनेट कमजोर है तो उससे दुखी नहीं होना है, पहले देखना है उसका डिस्पोजिटर कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो, सारे हाउसेस का डायरेक्ट कनेक्शन वीनस के साथ, चंद्रमा के साथ हो गया, जबकि जुपिटर अपने ही हाउस में है और उसके मूल त्रिकोण साइन में है। तो ऐसे लोग खर्च वगैरह बड़ा सोच समझ के करते हैं, उनका एक्सपीरियंस होता है, उनको शो ऑफ करने का टेंडेंसी नहीं होता है। और यूजुअली जो जुपिटर है उसका एनर्जी अगर शो ऑफ में चला गया तो उसका एनर्जी एक्चुअली में कमजोर हो जाता है। क्योंकि जो ज्ञान है ना, वो यूजुअली एग्जिबिट करने वाला चीज नहीं है। ज्ञान आपको तभी मिलता है जब आप शांतचित होते हो। मैं बार बार कहा हूं, चंद्रमा फोर्थ हाउस का मालिक है, जुपिटर वहां पे एक्सल्टेड होता है। चंद्रमा जो है वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, और जुपिटर वहां पे एक्सल्टेड होने का अर्थ है कि जल जैसे पूरे यूनिवर्स में और पूरे अर्थ में 70% कवर करता है। हमारे शरीर का ही मैक्सिमम हिस्सा जल से भरा हुआ है। मन जो है सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपके लाइफ को एनहेंस कराने में। तो इसीलिए जुपिटर वहां तभी एक्सल्टेड होगा जब आपके अंदर एक्चुअल में शो अप करने का टेंडेंसी कम होगा। जो भी यूजुअली कुतर्क करता है, दूसरों को अपमानित करने का कोशिश करता है, अपना ज्ञान को जोर जबरदस्ती दिखाने का कोशिश करता है, ऐसे लोगों का जुपिटर खराब होता है। जैसे सूर्य के लिए कहा जाता है, जिसका सूर्य एक्सल्टेड होगा वो कभी भी इगोइस्टिक नहीं होगा, मैं ये हूं, मैं वो हूं, कोई नहीं कहेगा। कोई राज्य का राजा कभी भी घूम घूम के नहीं बताता है कि मैं राज्य का राजा हूं, उसको बताने का जरूरत ही नहीं है, उसका पहचान अपने आप होता है। तो आप प्राइमरी गोल पा जाएंगे कि कितने प्लैनेट्स आपके कनेक्टेड हैं, ये नेचुरल वर्थ वेल्थ गिविंग प्लैनेट्स है। तो यहाँ आपको जीता जागता एग्जाम्पल मिल रहा है कि भाई फर्स्ट और सेकेंड लॉर्ड जो है वीनस के साथ कनेक्टेड है, चंद्रमा के साथ कनेक्टेड है, जुपिटर अपने ही जगह पे है, और जुपिटर का देखिए फिफ्थ एस्पेक्ट भी पड़ रहा है वीनस के ऊपर। जुपिटर का एस्पेक्ट जो है आपका ये सेवेंथ हाउस है, तो ये मरकरी का हाउस है, मरकरी भी जो है वीनस और सूर्य का कॉम्बिनेशन कर रहा है। आपको ये सारे चीजें धीरे 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 देखना होगा। पहला पार्ट आपका क्लियर हो गया, तब जाके आप रिमेडियल पार्ट पे या दूसरे पार्ट पे जाएंगे। कनेक्शंस विद द फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, नाइन्थ एंड इलेवेंथ लॉर्ड, जितने ज्यादा कनेक्शंस होगा उतने ज्यादा पैसा कमाने का इंटेलिजेंस आपका जो है, साथ में जो दोस्त हैं वो भी आपको हेल्प करेंगे। आप रिकरिंग वे में पैसा कमाओगे, और नया नया आयाम रोज जुड़ता जाएगा आपके जीवन के साथ। ऐसा एक टाइम आएगा सेल्फ सस्टेनिंग वे में आपके पास पैसा आएगा, और उसको ही हम एक्चुअल में रिचनेस कहते हैं। जहां एक्चुअल में आप 40 साल बाद, 50 साल बाद रिटायरमेंट ले पाओ, लेकिन आपको फिक्स अमाउंट ऑफ पैसा बैंक के इंटरेस्ट के हिसाब से मिले, आपके पेटेंट से मिले, आपको रॉयल्टी के टर्म पे मिले, लेकिन कहीं ना कहीं से आपके बिना मेहनत किए वो आना चाहिए, तब उसको फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। तो ये लोगों का आप कॉम्बिनेशन देखिए, ये 1000 लोगों को अपने पास जॉब भी देते हैं, लाखों लोगों का जो सपना है वो पूरा कराते हैं, और वर्ल्ड वाइड इनका जो है जो भी कंट्रीब्यूशन है उसके बिना आप कह सकते हो पूरे के पूरे सिस्टम ठप पड़ सकता है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, एक बार गूगल बंद करना,
काम करना बंद कर दे तो व्हाट विल हैपन टू द बैंकिंग इंडस्ट्री, टू द बिजनेस, टू द ऑल सॉर्ट्स ऑफ बिजनेस, और आपके जितने भी सिस्टम्स है, ट्रांसपोर्टेशन का कहिए या आपका कोई जो भी एक्चुअल में देश को रन करने के लिए सिस्टम्स हैं, वो सारे बंद हो जाएंगे। तो इसीलिए ये जो इम्पोर्टेंस है, इसमें फिफ्थ हाउस का पावर को कभी भी आप कमजोर नहीं आंक सकते। वो इंटेलिजेंस वाला पावर है, मशीन्स को रन करने वाला पावर है, क्रिएटिव पावर है। तो आप देखिए वहां पे एक्सल्टेड राहु है, जो क्रिएटिविटी का लॉर्ड है इस चार्ट में, और जो नेचुरल चार्ट में क्रिएटिविटी का लॉर्ड है वो है सूर्य, और इस चार्ट में वो लॉर्ड है वीनस, क्योंकि यहाँ पे वीनस फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है ना, इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी का सूर्य के साथ है। और जो इंटेलिजेंस का नेचुरल कारक है मर्क्यूरी। उन तीनों का कॉम्बिनेशन है, अपने ही घर में बैठ के ये ऐसा सिस्टम्स क्रिएट करेगा जो पूरे वर्ल्ड में राज करेगा। और अल्टीमेटली उसके लिए जो लगन चाहिए, सिंसियरिटी चाहिए, सैटर्न उसको प्रोवाइड करेगा। और जो चंद्रमा का एक्चुअल में किसी भी चीज को समझ के अपने मेंटल पावर को क्रिएटिव पावर के साथ ऐड कराना है, उसका काम जो है यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन बनाएगा। और यहाँ पे देखिए शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन होता तो खराब होता चीजें, लेकिन साथ में मंगल भी है यहाँ पे चंद्रमा को सपोर्ट करने के लिए। मंगल का कॉम्बिनेशन है, चंद्रमा के ऊपर उच्च के सूर्य का दृष्टि है, जिस हाउस में चंद्रमा एग्जल्टेड होते हैं उसकी स्वामी का दृष्टि है, और मरकरी का भी दृष्टि है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस इनको रिच बनाएगा। अब हम आते हैं एक दूसरा नेचुरल चार्ट पे, जो एक्चुअल में बहुत ही छोटे से उम्र से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या है वो बताएं। तो यहाँ पे देखिए जो इन्वेस्टमेंट का हाउस है वो ट्वेल्थ हाउस है। किसी को अगर ये नहीं समझा है तो आपको ये ध्यान देना है कि ट्वेल्थ हाउस जो है खर्च का भी है, और जो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका भी। और केतु जो है डाइवर्सिफिकेशन का कारक है, यानी आप जो है कोई भी फील्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सो केतु अगर उस फील्ड में है, इसका मतलब है आप मल्टीपल फील्ड में इन्वेस्ट करेंगे। और यहाँ पे आप देखिए जो धन का स्वामी है वो कौन है, धन का स्वामी जो है वो है जुपिटर, है ना। तो जुपिटर का डायरेक्ट दृष्टि संबंध जो है सेकेंड हाउस पे हो रहा है। ऐसे ही आप देखिए जो धन के स्वामी के घर में जो शनि बैठे हुए हैं, उस शनि का जो हाउस है उस पे भी जुपिटर का दृष्टि जा रहा है। तो जुपिटर के साथ ये शनि का जो कनेक्शंस है, यहाँ पे फिर से आपको ये बता रहा है कि सेकेंड हाउस एक नेचुरल वर्थ और वेल्थ गिविंग प्लैनेट के साथ कनेक्टेड है। तो पहले तो ये उसका हाउस है जुपिटर का, और ऊपर से जो भी प्लैनेट वहां बैठा हुआ है उसके लिए कहा जाता है कि वो जब भी जुपिटर के साइन में बैठता है तो बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है। अब उसी जुपिटर का दृष्टि संबंध यहाँ पे है। अब आ जाते हैं फिफ्थ हाउस पे। तो आप देखिए फिफ्थ हाउस का स्वामी जुपिटर है, और यहाँ पे जुपिटर जो है सेकेंड हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, और फिफ्थ हाउस के साथ भी जुपिटर का रिलेशनशिप हो गया। अब देखिए यहाँ पे नाइन्थ हाउस, तो नाइन्थ हाउस चंद्रमा का है, फिर से चंद्रमा का रिलेशनशिप बन गया नाइन्थ हाउस के साथ। और इलेवेंथ हाउस का जो स्वामी है, वो इलेवेंथ हाउस का भी स्वामी जो है वो आपका देखिए मरकरी है, और मरकरी यहाँ पे एक्सल्टेड है। तो आप देखिए यहाँ पे वीनस का कनेक्शन बन गया इलेवेंथ के साथ। अब कोई कह सकता है मुझे सर यहाँ तो वीनस जो है एक्चुअल में डेबिलिटेटेड है। तो आप देखिए डायरेक्टली इसका नीच भंग हो रहा है। ऊपर से वीनस जो है बताता है आपके रिलेशनशिप को। वॉरेन बफेट के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे सिर्फ 19-20 साल के उम्र में वो जिसको प्यार करते थे उनके साथ उनका शादी हो गया, एंड ही हैड ए वेरी गुड मैरिटल लाइफ। बहुत दिनों तक उनका मैरिज रहा। और अल्टीमेटली देखिए शनि का घर बताता है कि ये कोई भी शो अप करने का टेंडेंसी इनमें नहीं है। एक ही गाड़ी चला रहे हैं, ओहियो नाम का एक छोटा सा शहर है यूएस में, जबकि वो वाशिंगटन डीसी में रह सकते थे, न्यूयॉर्क में रह सकते थे, लेकिन ही चूज दैट पर्टिकुलर सिटी एज इज अल्मा मीटर, वहां पे अभी भी रह रहे हैं। तो ये कनेक्शन शनि ही प्रोवाइड कर सकता है, शो ऑफ नहीं करके अपने चीजों को मल्टीप्लाई करने का टेंडेंसी। और यहाँ पे देखिए शनि और केतु का अनोखा कॉम्बिनेशन। जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने कहा केतु, लेकिन वो भी देखिए वीनस के साथ कनेक्टेड है, और वीनस जो है यहाँ पे उच्च के मरकरी के साथ कनेक्टेड है। तो आप देखो ये हाउसेस का नेचुरल कनेक्शन आ रहा है। जुपिटर सेकेंड हाउस का दृष्टि डाल रहा है, जुपिटर फिफ्थ हाउस का स्वामी है, नाइन्थ हाउस का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा जो है आपका यहाँ पे कनेक्टेड है लगन के साथ, जबकि ये नीच का चंद्रमा है।
लेकिन ये नाइन्थ का लॉर्ड है। और साथ में जो है वीनस 11th हाउस से कनेक्टेड है, और वीनस के साथ एक्सल्टेड मरकरी है। और ये जो चंद्रमा का हम डिस्पोजिटर का बात करेंगे, तो आप देखिए चंद्रमा का डिस्पोजिटर मंगल है, और मंगल जुपिटर के साथ है जीव कारक। तो इसीलिए चंद्रमा का जो आपके नेचर है नेगेटिविटी, उसको डेफिनेटली नॉलिफाई करने का कैपेबिलिटीज रहेगा। उसी मंगल का भी दृष्टि देखिए शनि के भी ऊपर है, और अष्टम दृष्टि जो है शनि के दूसरे हाउस कर्म भाव में उच्च का दृष्टि है। तो ये सारे कनेक्शंस फिर से दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि प्लानेट का पोजीशन चाहे जो भी हो, ये जो वेल्थ गिविंग हाउसेस है उसमें नेचुरल प्लैनेट्स जो आपका जुपिटर है, वीनस है, और आपका चंद्रमा है, उनका कनेक्शंस है। चंद्रमा नाइन्थ का लॉर्ड है, जुपिटर फिफ्थ का लॉर्ड है, वीनस 11th हाउस में बैठा हुआ है, जुपिटर जो है सेकेंड हाउस का भी लॉर्ड है, और ये जो आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड के साथ जुपिटर कनेक्टेड है। तो ये सारे चीजें आपको देख सकते हो। तो यहाँ पे जुपिटर का पावर कैसे बढ़ेगा, एक जो है रिप्लाई आप याद रख लीजिए। जुपिटर का यहाँ पे पावर जो है बाधक के घर में है, लेकिन जुपिटर आपको पता है कि कैंसर साइन में एग्जल्टेड होता है, जस्ट नियर टू एग्जल्टेशन। लेकिन जुपिटर का डिस्पोजिटर को देखिए, मरकरी यहाँ पे एग्जल्टेड है। यहाँ पे वीनस को कोई कहेगा बहुत कमजोर है, लेकिन आप देखिए वीनस का डिस्पोजिटर मरकरी एग्जल्टेड है, इसीलिए नीच भंग राजयोग का बार बार बात होता है। और जहां नीच भंग राजयोग होता है, ये बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से, उनके फादर का बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, बहुत बड़ा फैमिली है, ये थर्ड या फोर्थ चिल्ड्रन है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जो मुकाम हासिल किए हैं वो नीच भंग राज्यों के अलावा किसी और जॉब में पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं और एक रिच इंसान के पास, बिल गेट्स। तो पहला वही कॉम्बिनेशन हम देखेंगे। तो आप देखिए ये फर्स्ट हाउस है, इसका जो लॉर्ड है वो मरकरी है, और मरकरी का पोजीशन देखिए, मरकरी एक्सल्टेड है। ठीक है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है एक्सल्टेड हो गए। सेकेंड हाउस का चंद्रमा है, चंद्रमा जुपिटर के घर में है, फिर से जुपिटर चंद्रमा का कनेक्शंस हो गया। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो है वीनस है, उसी हाउस में वीनस खुद ही बैठे हुए हैं, और साथ में एक्सल्टेड शनि है, यानी शनि का डिस्पोजिटर जो वीनस है वो अपने मूल त्रिकोण साइन में बैठा हुआ है। चाहे सूर्य कमजोर अवस्था में है, ये भी आपका जो है नीच भंग राजयोग को बताता है। 11th का स्वामी सैटर्न है, तो सैटर्न देखिए यहाँ पे एक्सल्टेड है, लेकिन एक्सल्टेड सैटर्न के साथ विनस का डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है। और यहाँ पे आप देखिए मंगल का हाउस है 11th, और मंगल जो है यहाँ पे एक्सल्टेड बुध के साथ है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ प्लानेट कमजोर हो सकते हैं, लेकिन अगर उसका डिस्पोजिटर एक्सल्टेड होकर आपके चार्ट में है, और अगर वो सारे प्लानेट्स नेचुरल प्लानेट जुपिटर, चंद्रमा और वीनस के साथ कनेक्शंस बनाते हैं 1, 5, 9 और 11, आपको रिच होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और यही पैटर्न अभी तक फॉलो हो रहा है। तो आप भी अपने चार्ट में कनेक्शंस निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे तो आई विल शो कि हाउ टू गो फॉर द नक्षत्र लेवल टू फाइंड दैट कनेक्शन। अब आते हैं हमारे देश के सबसे ज्यादा रिच, और वर्ल्ड में भी इनका रैंकिंग काफी बढ़ चुका है, खास करके मोदी गवर्नमेंट के अंडर। तो हम देखते हैं इनके चार्ट का भी वही कॉम्बिनेशंस। अब देखिए सेकेंड में चंद्रमा बैठे हुए हैं, और सेकेंड हाउस का जो आपका डिस्पोजिटर है वो जुपिटर है, यानी पैसे का कनेक्शंस फिर से जुपिटर और चंद्रमा के साथ हो गया। नाइन्थ हाउस चंद्रमा का घर है, तो आप देखिए नाइन्थ और सेकेंड का कॉम्बिनेशन, नाइन्थ लॉर्ड सिटिंग इन द सेकेंड हाउस, और वो भी जुपिटर के साथ कनेक्शंस। तो आप देखिए यहाँ पे ये दो कनेक्शंस आ गए, नाइन्थ हाउस का और सेकेंड हाउस का। फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो है मंगल, तो मंगल अपने ही हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। और मंगल को अगर आप कनेक्शंस में देखोगे तो वीनस के साथ मंगल का एक्सचेंज है, ये आप जाके दोबारा से चेक करिएगा। तो आप देखिए वीनस जो है मंगल के साइन में है, और मंगल जो है वीनस के साइन में है। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका मंगल है वो अपने साइन में और वीनस अपने साइन में, तो इससे क्या होगा, मंगल का जो दृष्टि है वो शनि पे आएगा, अष्टम दृष्टि, ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो इनका जो भी बैकग्राउंड था फादर के लेवल से अगर आप सर्च करोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए हैं। फादर ने ही ट्रांसफॉर्मेशन ले आया था, क्योंकि फादर को हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं, नाइन्थ हाउस का जो स्वामी है वो आके सेकंड में बैठे हैं। तो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लाए थे, फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन, किसने लाया था, फादर ने लेके आए थे। 11th हाउस का स्वामी को देखिए, तो 11th हाउस का स्वामी जो है वो मरकरी है, तो मरकरी का कनेक्शन देखिए, उसका डिस्पोजिटर जो है एक्सचेंज के वजह से, परिवर्तन योग के वजह से उसी के साथ ही है, तो उसका पावर डेफिनेटली बढ़ेगा।
तो आप देखिए जो नेचुरल कारक हैं सबका कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो रहा है। जैसे जुपिटर का है, तो आप देखिए जुपिटर सूर्य के हाउस में है और सूर्य जो है एक्सल्टेड है यहाँ पे। तो इसका मतलब जुपिटर का भी एक्चुअल कॉम्बिनेशन बहुत ही एक्सल्टेड। नेचुरली आप देख रहे हो कि जितने प्लैनेट से इंटरकनेक्टेड हैं। देखिए चंद्रमा के ऊपर जुपिटर का दृष्टि संबंध है और ट्राइन में है मून वीनस और जुपिटर, जो मैं आपको कह रहा था। चार्ट में इनका पोजीशन कहीं पे भी है, अगर ये आपके फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और इलेवेंथ हाउस में किसी भी तरीके से कनेक्शंस बना रहे हैं, कोई ना कोई योग फॉर्मेशन कर रहे हैं, परिवर्तन योग हो, विपरीत राजयोग हो, दृष्टि संबंध हो, या एक दूसरे को इस तरीके से हेल्प कर रहे हैं कि चाहे एक कमजोर है दूसरा डिस्पोजिटर एक्सल्टेड है, तो आप जो है वर्ल्ड में रिनाउंड भी बन सकते हैं और रिच भी बन सकते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे रिच इंसान गौतम अदानी के बारे में। कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी हैं, इनके बारे में आए दिन राहुल गांधी कुछ ना कुछ कंप्लेंट करता है। और जब आप वर्ल्ड में नंबर वन बनते हैं या बहुत रिच बन जाते हैं, बहुत पावरफुल बन जाते हैं, तो लोग आपके बारे में बातें करेंगे, उसको कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता है। यूजुअली जो जितने बातें करते हैं फेलियर रेट उतना ज़्यादा होता है। जो चुपचाप चीज़ों को हासिल करते हैं उनके ही चार्ट हम डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखिए जो फर्स्ट हाउस का स्वामी है सूर्य है, सूर्य आके इलेवेंथ में बैठे हुए, यानी फर्स्ट और इलेवेंथ का कनेक्शन हो गया। सेकेंड हाउस का जो स्वामी है बुध है, वही इलेवेंथ का भी स्वामी है। मरकरी का पोजिशंस को आप देखिए, यहाँ पे मरकरी का जो पोजीशन है सूर्य के आसपास है और मरकरी यहाँ पे है वीनस के साइन में, फिर से कनेक्टेड हो गए। यानी सेकेंड का लॉर्ड वीनस के साथ कनेक्टेड हो गए, इलेवेंथ का लॉर्ड भी वीनस के साथ कनेक्टेड हो गए। वीनस ट्वेल्थ में एक्सल्टेड होते हैं। वीनस और राहु का कॉम्बिनेशन पैसे के मामले में बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, और वो देखिए चंद्रमा के घर में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। नाइन्थ का स्वामी अपने ही घर में है, तो नाइन्थ का लॉर्ड अपने ही घर में है, इसीलिए ये सारे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। ये देखिए आप जुपिटर फिफ्थ का स्वामी है, और जुपिटर कहाँ पे बैठे हुए हैं, जुपिटर शनि के घर में बैठे हुए हैं। और इनके ऊपर दृष्टि संबंध जब देखोगे, यहाँ पे देखिए जुपिटर के साथ चंद्रमा का कॉम्बिनेशन हो गया है। जुपिटर टेंथ में नीच का होते हैं, लेकिन जुपिटर इलेवेंथ में नीचता से बाहर आते हैं। चंद्रमा के साथ कॉम्बिनेशन हो जाए तो यूजुअली जुपिटर का नेगेटिविटी को बहुत हद तक जो है चंद्रमा कंट्रोल कर लेते हैं। अब जुपिटर का दृष्टि संबंध आप देखोगे तो सबसे पहला तो ये लगन के ऊपर ही दृष्टि डाल रहे हैं। और जुपिटर का डिस्पोजिटर देखिए शनि अपने ही घर में बैठा हुआ है। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है शनि केतु और राहु का 6 और 12 वाला जो हाउस में, इससे यूजुअली इंसान जो है रूल्स वगैरह को वायलेट करने में कभी भी सोचता नहीं है। तो ये एक नेगेटिविटी है जो एक्चुअल में पितृदोष का कारक कॉम्बिनेशंस को भी बताता है। और उसके वजह से कुछ ना कुछ ऐसे लोगों के पीछे अफवाहें भी चलता है, और वो 100% फॉल्स भी नहीं होता, उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ सब्सटेंस होता है। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए इस पर्टिकुलर चार्ट में जुपिटर का स्थिति कमजोर है, लेकिन चंद्रमा के साथ उसका कनेक्शन से बिजनेस के हाउस में। इलेवेंथ का जो लॉर्ड है मरकरी, वो आके विनस के साइन में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन आप देखोगे, जैसे ये इलेवेंथ का लॉर्ड है वो टेंथ में बैठा हुआ है, नाइन्थ का लॉर्ड अपने हाउस में बैठा हुआ है, फिफ्थ का लॉर्ड जो है वो कमजोर होकर सेवेंथ में बैठा हुआ है। और ये जो आपका मरकरी वाला कॉम्बिनेशन है वहां से भी आप कैलकुलेट करोगे तो ये देखो नाइन्थ का कॉम्बिनेशन है, मरकरी सिक्स का साइन का लॉर्ड या सेकेंड हाउस का लॉर्ड आके यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन कनेक्शन अभी भी बन रहा है नेचुरल प्लैनेट्स के साथ, वीनस, मून, जुपिटर और आपका इन तीनों का कनेक्शन ये ट्वेल्थ में हाउस वाइज एक्सल्टेड होता है। और राहु जो है यहाँ पे चंद्रमा का रोल प्ले कर रहा है, तो अल्टीमेटली एक्सपांसन का कारक यहाँ पे एक्सपांसन और वृद्धि, बिजनेस में वृद्धि को दिखाता है। अभी इनका अगर आप किसी तरीके का दशा देखेंगे तो आपको ये भी चीजें पता चल जाएगा कि इस दशा में इनका इतना ज्यादा ग्रोथ क्यों हुआ है। शनि और केतु प्रबल शत्रुहंता योग बनाता है, तो आप देख रहे हैं इनके खिलाफ जो भी कंप्लेंट करता है, जो भी किसी तरीके का रिपोर्टिंग वगैरह करने का कोशिश करता है, अल्टीमेटली उस इंसान को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अभी जो है बीच बीच में ट्रम्प जो है इनके खिलाफ ब्लैकमेल कर रहा है, और मेरा ये मानना है कि इनका जिस तरीके का कॉम्बिनेशन, इनके पीछे पड़ने का मतलब है इंसान अपने ही पाँव में कुराड़ी मारना। तो आप देखोगे कुछ दिन के बाद ट्रम्प बेचारा अपने पावर से भी जाने का चांसेस बनेगा। जो भी शनि केतु का कॉम्बिनेशन, शनि राहु का कॉम्बिनेशन सिक्स हाउस में बनता है, ऐसे लोगों से यूजुअली दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर एक्चुअल में
लॉ को अपने तरीके से यूज करने का टेंडेंसी होता है। अब रहा विराट कोहली, अपने खेल में महारत हासिल करने के साथ साथ फाइनेंशियली ही इज ऑल्सो ए ग्रेट एग्जाम्पल फॉर मैनी ऑफ अस। तो यहाँ पे आप देखो, जो आपका लग्ना का हाउस है, लग्ना का हाउस का स्वामी जुपिटर है, और जुपिटर का पोजीशन आप चार्ट में देखिए, जुपिटर वीनस के साथ कनेक्टेड है और नेचुरल धन के हाउस के साथ कनेक्टेड है। ये कंपटीशन का भी हाउस है। यहाँ पे आपका जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है वो देखा जाता है। सेकंड के लॉर्ड को आप देखिए, सेकंड का लॉर्ड शनि है, और शनि जो है फिर से जाके जुपिटर के साइन में बैठे हुए हैं, और जुपिटर का दृष्टि संबंध सेकंड हाउस में यानी शनि के हाउस में पड़ रहा है। ऐसे ही आप देखिए जो फिफ्थ का लॉर्ड है वो मंगल है। मंगल अपने से ट्वेल्थ में, लेकिन वो भी जुपिटर के साथ कनेक्शन कर रहा है। और मंगल का डिस्पोजिटर जुपिटर को आप देखिए, जुपिटर वीनस के साथ कनेक्शन कर रहे हैं। ऐसे ही आपका देखिए जो 11th का लॉर्ड है वो आपका जो है वीनस है, और वीनस जो है आके मरकरी के साइन में बैठा हुआ है। उधर भी आप देखिए मरकरी का डिस्पोजिटर जो है वो वीनस है, एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे परिवर्तन योग बन रहा है किसके बीच, मरकरी और वीनस के बीच। तो आप ये मान सकते हैं कि 11th हाउस में ही वीनस है। दूसरा ये मान सकते हैं कि यहाँ पे भी वीनस और मून का कॉम्बिनेशन है। फिर जुपिटर का दृष्टि संबंध है। तो अभी तक मैंने जितना भी चार्ट दिखाया है उसमें जो नेचुरल कारक हैं सभी का कनेक्शंस यहाँ पे बन रहा है, और सभी एक दूसरे को डेफिनेटली इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं और एक दूसरे को एनहेंस भी कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट को सबसे पहले अच्छा करने के लिए आपके लाइफ में जो भी प्लैनेट्स एक्चुअल में आपके सेकंड का लॉर्ड है, फिफ्थ का लॉर्ड है, नाइन्थ का लॉर्ड है, 11th का लॉर्ड है, उनका नेचुरल कनेक्शंस कैसा है उसको देखना पड़ेगा। और जब नेचुरल कनेक्शंस नहीं होता है, परिवर्तन योग वगैरह नहीं होता है, तो फिर उस हाउस को एनहेंस करने के लिए आपको रिमेडीज करना पड़ेगा। तो कैसे रिमेडीज करेंगे, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं। यहाँ पे मुझे देख के बताइए विराट कोहली के चार्ट में कौन सा प्लैनेट सबसे कमजोर है, एनीबॉडी हु कैन से। सन। हाँ जी, सन कहाँ पे है, सन इज डेबिलिटेटेड, लेकिन सन के साथ जो है मरकरी का कॉम्बिनेशन हो गया, और ऊपर से आप देखिए परिवर्तन योग वाला वीनस का कॉम्बिनेशन है, तो सन का नीच भंग हो रहा है ना। ऐसे ही वीनस भी देखिए नीच का है कि नहीं। वीनस जो है सिक्स साइन में है, नीच का है। लेकिन इनके जो स्पाउस के साथ रिलेशनशिप है, आप जब देखोगे तो यू आर गोइंग टू गिव एग्जांपल्स, है ना। लोग तो ऐसे किसी के बारे में भी बुरा बोल देते हैं, लेकिन यूजुअली आप देखोगे कोहली को लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं है इनके लव रिलेशनशिप को लेके। कोहली का जो रिलेशनशिप है उस पे जो है आपका बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं है। इसका मतलब क्या है, ही इज हैविंग ए वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, है ना। और ये कॉम्बिनेशंस जब भी होगा तो आपको जो एक्चुअल में डेबिलिटेशन का रिजल्ट है ना वो कम हो जाता है। ऊपर से फिर आपको देखना होगा डिस्पोजिटर। तो आप देखो जो विनस का डिस्पोजिटर है वो मरकरी है, और मरकरी का डिस्पोजिटर विनस है। इसका मतलब दोनों का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो गया बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप, म्यूचुअल डिस्पोजिटर बनने से। तो ऐसे केसेस में जब आप अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखते हो, आपका मैरिज हो जाता है, उसके बाद आप लाइफ में ना उन तमाम चीज़ों को लाइफ में अचीव करते हैं जिसके लिए पहले आपके अंदर एक हिसाब से रेस्टलेसनेस था, लेकिन आप फिर बहुत ज़्यादा ना शांत शीत हो जाते हो। आप विराट कोहली का जब लास्ट 3-4 साल का क्रिकेट आप देखे हो तो उनके अंदर खेलने के टाइम में एग्रेशन देखे होंगे, जो बल्ले से एग्रेशन दिखाते हैं। लेकिन जो ऑन फील्ड बिहेवियर है, वो चार छो के बात करना, जंप करना, और अपने एनर्जी को वहां पे शो करना, लेकिन वर्बल आर्गुमेंट्स वगैरह कम हो जाना, कंट्रोवर्सी कम हो जाना, कोई सोशल मीडिया में बहुत कुछ गलत बोलने का जो है सिलसिला आप विराट कोहली के लिए पाओगे नहीं। दैट सिंपली मीन्स कि लाइफ में बैलेंस आ गया है। और जब बैलेंस आता है तो आपके जो भी कमजोर प्लैनेट्स हैं ना वो सबसे अच्छा काम करने लगते हैं। तो नेचुरल सी बात है, किसी का भी फाइनेंसिस का इशू हो रहा है, उसको आंखें बंद करके अपने चंद्रमा का उपाय करना चाहिए, और आपका शुक्र का उपाय करना चाहिए, और जुपिटर का उपाय करना चाहिए। और अगर सेकेंड हाउस में आपने देख लिया शुक्र का दृष्टि पड़ रहा है, यानी वो वहां से 7th में है, या जुपिटर का दृष्टि पड़ रहा है, 5th एस्पेक्ट पड़ रहा है, या 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है,
तो आप समझ जाओ आपको सेकंड के लिए एक्चुअल में जुपिटर का ही उपाय करना चाहिए, क्योंकि उनका जो दृष्टि है उसको अमृत दृष्टि कहा जाता है। और चार्ट में चाहे हजारों नेगेटिव चीजें हों, सिर्फ जुपिटर का दृष्टि से, ये आपके पराशर होरा शास्त्र में भी लिखा हुआ है, ब्रह्मण्य के सूत्र में भी लिखा हुआ है कि जुपिटर का दृष्टि मात्र से बहुत सारे कमजोरी कम हो जाते हैं। लेकिन जुपिटर है क्या? लोग कहेंगे जुपिटर गुरु हैं, जुपिटर पिता हैं, जुपिटर जो है ज्ञान का कारक है। इतने बड़े बड़े शब्दों में जुपिटर को समझाने का कोशिश नहीं करना चाहिए। जुपिटर आपका एक्सपीरियंस है। आपने पास्ट में कोई गलत काम किए हो तो जुपिटर आपको यह बताता है कि उसको सुधारने का मौका मिल रहा है, उसको सुधार लो। हर इंसान अपना नेगेटिव नेचर को जानता है। हर इंसान का पास्ट एक्सपीरियंस में कुछ ऐसे चीजें होता है जो सबके सामने वो लाना नहीं चाहता। लेकिन जिस दिन आप उस एक्सपीरियंस को सुधार देते हो, आप जो है वो चीज को रिपीट नहीं करते, आप मन कर लेते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये नेगेटिव काम नहीं करना है। आप समझ जाइए आपका जुपिटर का सबसे बड़ा रिमेडी हो गया आपके लिए। फिर आप ना दूसरों के लिए गुरु बन जाओगे। जो भाषण देता है वो गुरु नहीं होता, जो अपने एक्शंस के थ्रू वो दिखाता है वो होता है गुरु। तो इसीलिए ये कहावत है कि भाई टीचर को आगे पेरेंट्स ने बताया कि हमारा बच्चा जो है गुटखा खाता है, इसको आप एडवाइस करिए, आपका बात वो मानता है तो फिर हमारा बच्चा जो है सुधर जाएगा, हमें पूरा यकीन है। गुरु कहता है आज तो मैं बता नहीं पाऊंगा, मैं 21 दिन के बाद ही बच्चे को बताऊंगा गुटखा खाने से क्या प्रॉब्लम होता है। तो फिर 21 दिन के बाद गुरु बच्चे को बताते हैं, तो घर वाले आके पूछते हैं गुरु 21 दिन के बाद आप क्यों बताते हो? तो गुरु कहते हैं मेरा खुद का ही गुटखा खाने का आदत था, तो जब तक मेरा ही खराब आदत था मैं किसी को कैसे एडवाइस करता हूँ कि आप ये चीज मत करो करके। तो मैंने पहले उस आदत को खुद सुधारा, मैं गुटखा छोड़ा, कोशिश किया, 21 दिन तक नहीं खाया, आगे भी मैं नहीं खाऊंगा, तब जाके मैं बता रहा हूँ। तो एक्चुअल में गुरु का काम यही है। आप सिर्फ जो है यूट्यूब में भाषण देने से, लोगों को समझाने से और आपका एक्सपीरियंस अच्छा होने से आपका फाइनेंसेस या आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स नहीं आएगा। आपका ब्लेसिंग्स तभी आएगा जब जिस चीज को आप खराब बोल रहे हो आप उसको कर्मों में भी बताओगे। आपके अंदर एक्चुअल में गुरु का गुण होगा जो एक्सपांसन का कारक है। आप किसी का ज्ञान बढ़ाओगे। तो आप देखो, ज्ञान और गुरु का जो रिलेशन है 12th हाउस के साथ है, 11th के साथ नहीं है। 11th मेटेरियलिस्टिक प्लीजर का है। और जो आपको दान देने का, चैरिटी, किसी को कोई चीज प्रोवाइड करने का, वो 12th हाउस से रिलेटेड है, जिसका स्वामी गुरु है। उसी में ही शुक्र जो है सबसे पावरफुल होते हैं। तो आप समझ जाइए, पैसा इकट्ठा करना, मेटेरियलिस्ट चीजों के पीछे भागना, उससे भी कई गुना इंपॉर्टेंट है 12th हाउस। यानी चैरिटी करना, लोगों के लाइफ में खुशियां लाना, उसके जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, संवरने के लिए कोशिश करना, उसको ज्ञान देना। तो 9th हाउस और 12th हाउस का रिलेशन, 12th बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो मैं हमेशा कहता हूं अगर 12th पावरफुल है तो आपको करना क्या चाहिए? पावरफुल हाउस जो है उस हाउस को और पावरफुल करना चाहिए, कुछ ना कुछ चैरिटी करके। तो चैरिटी का मतलब नहीं है कि आप जो है सिर्फ फाइनेंशियली किसी को सपोर्ट कर रहे हो। आपके पास जो है उसी को ही दान दिया जाता है। किसी के पास मार्शल आर्ट्स का कोई क्वालिटी है तो वह जाके कुछ लोगों को मार्शल आर्ट सिखाए। किसी के पास पैसा कमाने का कोई प्लान है तो कुछ गरीबों को हेल्प करे। किसी के पास किसी को जेल से रिहा करने का पावर है तो जाके नोट करे कि अपने इलाके में या आसपास में कौन से ऐसे लोग हैं जो बेकसूर हैं लेकिन जेल में सड़ रहे हैं, वो उनका जाके बेल कराए। किसी के लाइफ में किसी तरीके का झगड़ा हो रहा है और एक इंसान का निगोशिएशन का पावर बहुत ज्यादा है, तो वो जाके कोई झगड़ा हुआ जगह पे किसी भी दो पक्षों के बीच सुलह कर ले, उनको समझाए। कोई किसी फैमिली में डिस्प्यूट है, हस्बैंड वाइफ के बीच डिफरेंसेस है, उसको ठीक करे। तो चैरिटी बहुत तरह का होता है। हम लोग अपने सहूलियत के हिसाब से चैरिटी को सिर्फ दान के नाम पे जो है बहुत ही छोटे दायरे में बांध देते हैं। तो जब आप ये चीजें करोगे आपका जुपिटर भी अच्छा होगा और वीनस भी अच्छा होगा। तो सिंपल सा रिमेडी है जुपिटर और वीनस को एक साथ ठीक करने का, कि आप अपने 12th हाउस का जो एनर्जी है, जो डोनेट करने का जो एनर्जी है, आप अपने शक्ति के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने पास जो भी चीज देने के लिए है उसको प्रोवाइड करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का कोशिश करिए। आप लाइफ में बहुत चीजें गेन करोगे। तो आप पहले तो देखिए कि ये जो 5 हाउसेस हैं उस हाउस में सबसे ज्यादा पावरफुल हाउस कौन सा है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है। पावरफुल हाउस कैसे जानेंगे? जिस हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है
और वो पावरफुल है तो हाउस भी पावरफुल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए, ये जितना भी चार्ट में विराट कोहली का दिखा रहा हूँ, इसमें अगर मैं मरकरी और वीनस का कॉम्बिनेशंस को देख लूँ तो 11th हाउस इज वेरी पावरफुल। इसका कारण क्या है? 11th हाउस में एक्सचेंज के वजह से 11th का लॉर्ड आके वहां पे बैठे हुए हैं। तो इसीलिए अगर ये इंसान 11th का रिमेडी करे, यानी विनस से रिलेटेड रिमेडी करे, तो फाइनेंसेस और ज्यादा वृद्धि होगा। और इसके लिए कोई बहुत बड़ा बात कहने का जरूरत नहीं है। विनस फॉर ए मैरिड पर्सन इज द रिलेशनशिप ही इज कैरिंग फॉरवर्ड। जितना ज्यादा रेस्पेक्ट उसके स्पाउस के लिए होगा, उसके मैरिटल लाइफ के लिए होगा, उतना ही अच्छा उसका फाइनेंसेस भी होंगे। तो फाइनली आप देखिए यहाँ पे गौतम अदानी के लिए केस में यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इनमें से कौन सा हाउस सबसे कमजोर है। तो मैं जब सवाल पूछूंगा तो आप देखना यहाँ पे जो आपका 5th हाउस है ये कमजोर है। 5th हाउस आपका प्राइमरी एजुकेशन को बताता है। 5th हाउस आपके इंटेलिजेंस लेवल को बताता है, क्रिएटिविटी को बताता है। तो आप देखिए डेफिनेटली इसका लॉर्ड जो है जुपिटर, वो बहुत ही कमजोर कंडीशंस में है, चंद्रमा के साथ में है। तो यूजुअली जो अपब्रिंगिंग है वहां पे एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल नहीं होगा। वो जो आपके एक्चुअल में धर्म को सिखाने वाले जो माहौल होता है, कि जो आपका संस्कार होना चाहिए, उसमें भी कमजोरी आएगा। और ऊपर से उसके आगे शनि और केतु जैसा कॉम्बिनेशन है, यानी बहुत ही हार्डशिप वाला लाइफ जो है इंसान जो है शुरू में फेस किए होंगे। तो इनका जब आप देखोगे पास्ट में, तो ये टेंट वगैरह लगाने का काम जो है शादियों में करते थे, है ना। अब धीरे 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 ये जाके पहले डायमंड कटिंग वाला जो इंडस्ट्री है वहां पे वो जैसे काम करते हैं छोटे एम्प्लॉयज के तौर पे वहां पे काम किए, और वहां से शुरुआत हुआ है। शनि केतु का कॉम्बिनेशन इसी को बताता है। लेकिन जहां पे भी आपने ये राहु विनस वाला कॉम्बिनेशन देख लिया, मेरा और वीडियोज है जहां पे मैं रेयर कॉम्बिनेशंस बताया हूँ जो अल्ट्रा रिच बनाता है, तो ये कनेक्शंस आपको मिलेंगे। और मैं आज यही समझाने का कोशिश किया हूँ। आपको किसी भी हाउस को ठीक करना है तो शनि ही उसको ठीक कर सकता है। शनि का मतलब कंसिस्टेंट कर्म। 2nd हाउस आपको ठीक करना है तो आपको अपना वाणी में सुधार लाना पड़ेगा, अपने जो परिवार के लोगों के साथ रिलेशनशिप को सही करना पड़ेगा। आप सुबह उठते ही अपना जो है फेस को साफ करना, प्रेजेंटेबल बनना, ये सारी चीजें जो है 2nd हाउस से देखा जाता है। 5th हाउस को ठीक करना है तो आपको रिसर्च करना होगा, क्रिएटिव बनना होगा, कोई चीज को सीखने के लिए कोई स्किल को आपको मेहनत करना होगा, अच्छे गुरु का तलाश भी करना होगा। 9th हाउस को ठीक करना है तो जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो उसका एक्सपर्टाइज हासिल करना होगा, आपके पास्ट एक्सपीरियंस को कंसिस्टेंटली यूज करना होगा, उसमें जो भी सुधार चाहिए उसको करना होगा, अपने पितरुओं का जो है सेवा करना होगा, पूजा करना होगा। माँ बाप अगर जिंदा हैं तो उनका डेफिनेटली ख्याल रखना होगा। 11th का मतलब है आपके रिलेशनशिप, खास करके दोस्त के साथ, जिसके साथ आपने बिजनेस सेटअप किए हो, जो आपको आपके बुरे दिन में हेल्प किया है, उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना। सोशल मीडिया में अच्छे चीज़ों को प्रेजेंट करना, अपना एक स्टेटस को बढ़ाने के लिए, प्रेजेंस को दिखाने के लिए कोशिश करना। तो ये सारे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से जहां आप उसको ठीक करोगे। जो प्लानेट बैठा हुआ है, जिस भी तत्व के राशि में बैठा हुआ है, उस राशि का कनेक्शंस को समझना होगा। जैसे ये देखिए आपका 2nd हाउस ये जो राशि है ये भर्गो साइन है। तो भर्गो कौन सा राशि है, कोई बताएगा मुझे? किस तरीके का तत्व है उसमें? अर्थ एलिमेंट्स। अर्थ एलिमेंट है ना। 1 2 3 4 काउंट कर लीजिए आप। पहले अग्नि होगा 1 नंबर साइन, दूसरा वाला अर्थ होगा, तीसरा वाला वायु होगा, और चौथा वाला वाटर साइन होगा। तो 5 और 6, तो छठा जो है अर्थ साइन है। ऐसे में यूजुअली जो भी इस हाउस को दृष्टि डाल रहे हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश करना होगा, और जो उसका डिस्पोजिटर है उनको स्ट्रॉन्ग करने का। तो डिस्पोजिटर के लिए मैं बता देता हूँ, अर्थ एलिमेंट जहाँ पे भी होता है उसके लिए पर्टिकुलर रिचुअल होता है। आप वो डेटी का पूजा करेंगे, उनके लिए जो पसंदीदा फ्लावर है वो लेके आएंगे, और उसके बाद अर्थ से कनेक्टेड आपको जो है ना रिचुअल्स करना होगा। यानी कई बार क्या होता है, जो पूजा पाठ करते हो उस चीज को लेके आपको दफनाना पड़ता है मिट्टी में। और उसका सबसे बढ़िया चीज है, उस पर्टिकुलर प्लानेट को रिप्रेजेंट करने वाला प्लांट को आप जो है वहां पे कहीं पे जाके मिट्टी खोद के उस पेड़ को लगाओगे, वृक्षारोपण करना। ये जो है आपका सबसे बड़ा रिमेडी है उस तत्व को ठीक करना। क्योंकि आप देखिए बीज ही ऊपर जाके बड़ा ट्री बनता है, और अगर
बीज ट्री बनने का मतलब है कि मैंगो का बीज आप लेके मैंगो ट्री ही पाएंगे। लेकिन अगर आपने उस बीज को ही जो है गर्म कर दिया या उसको मिट्टी में ही नहीं आपने लगाया, तो अल्टीमेटली वहां से पेड़ होना नामुमकिन है। तो ये फाउंडेशंस होता है। आपका नेचर और बिहेवियर को जैसे ही आप ठीक करोगे, तो आपको हर ब्लेसिंग्स मिलेगा। जुपिटर का मतलब ज्ञान है, तो जो आपके पास नहीं है उसको हासिल करना, जो उसको दे सकता है बड़े नम्रता के साथ उस इंसान को अप्रोच करना, किसी को लाइफ में गुरु बनाना। और अवधूत कहते हैं कि कोई भी गुरु बन सकता है, एक जो है जीव भी आपका गुरु बन सकता है, कोई निर्जीव चीजों को भी आप गुरु बना सकते हो, कोई मूर्ति को भी आप गुरु सोच सकते हो। हर किसी के अंदर शक्ति है, पावर है। उस पावर को इम्बाइब करने का तरीका यही है। तो आपको उस एलिमेंट में जाके उस तरीके का रिचुअल्स करना है। जैसे अग्नि तत्व का कोई प्लानेट है, तो आप घर में होम कर सकते हो। उस डेटी का छोटा सा बीज मंत्र बहुत ही सिंपल होता है, वो संस्कृत के बहुत डिफिकल्ट मंत्र में जाना नहीं है। मंत्र को उच्चारण करने का भी विधि है। जो मंत्र है उसको अपने मन ही मन उच्चारण किया जाता है, वो बाहर तक सुनाई ना दे। सामने पानी का एक ग्लास रख दीजिए, सिल्वर का ग्लास होगा तो बहुत ही अच्छा। उस पानी को आप वो मंत्र के थ्रू अभिमंत्रित कर सकते हैं। जितने बार उस मंत्र का उच्चारण करोगे, उस पानी के अंदर वो एनर्जी जाके समाएगा। और मंत्र पूजा करने के बाद, उस विधि के बाद आप जो है उस पानी का सेवन करेंगे। जो आप डैडी का पूजा कर रहे हैं, उनके पसंदीदा कपड़ा उनको देना, उनके पसंदीदा फल देना, उनके पसंदीदा पुष्प अर्पण करना, उनका बीज मंत्र करना, यही उनका रेमेडी है। और मंत्र का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत तरह का बातें बताते हैं, लेकिन मंत्र का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप जब भी मंत्र चांट करते हैं, उसमें आपकी जितना भक्ति होता है, उस मंत्र का पावर भी उतना ज्यादा होता है। मैं बार बार कहता हूँ, कोई छोटा सा प्लांट घर में लगा के आप हर दूसरे दिन कितना बड़ा हुआ है चेक करने के लिए उस प्लांट को उठा के चेक नहीं करते हैं कि उसका जो है चेर कितना बड़ा हुआ है, उसका रूट कहाँ तक पहुंचा है, प्लांट का साइज कितना बड़ा हुआ है। वो मिट्टी में ही रहता है, आप उसको वाटर प्रोवाइड करते हैं, फर्टिलाइजर प्रोवाइड करते हैं, और नेचुरली वो ग्रो करता है। तो आपके मन में विश्वास होता है कि मैंने जब ये प्लांट लगाया है, प्रॉपर वाटरिंग कर रहा हूँ, तो ये डेफिनेटली ग्रो करेगा। ऐसा नहीं है कि मैं रोज जाके उस प्लांट को उखाड़ के देखूं कितना बड़ा हुआ है। सो दिस इज नॉट द वे। मंत्र का भी वही कंडीशन से आप एक नया शक्ति को जो है यूनिवर्स से अपने और अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए आपके मन में विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, और अल्टीमेटली उसके लिए जो भी कलर कॉम्बिनेशंस है, ये कलर कॉम्बिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जो भी प्लानेट है, हम अभी एक नक्षत्र सीरीज पे भी हमारा किताब जो है लिख रहे हैं, जहाँ पे हर प्लानेट का नक्षत्र के बारे में डिटेल्स दिया हुआ है, कौन से प्लांट को रिप्रेजेंट करता है, कौन से कलर को रिप्रेजेंट करता है, कौन से मंत्र को रिप्रेजेंट करता है, कौन से डेटी उनके साथ एसोसिएटेड हैं, उनका बीज मंत्र क्या है, उनके रिमेडीज के लिए आप क्या करेंगे। और ये होगा एस्ट्रोलॉजी के लिए मेरा फाइनल कंट्रीब्यूशन, जो एक्चुअल में 1000 रिमेडीज को लेके किया गया है। और वो सारे रिमेडीज को हम सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि यूजुअली आज के डेट में जो करोड़ों का एस्ट्रोलॉजिकल बिजनेस चल रहा है ना, और हर कोई दूसरे को ठगने का कोशिश कर रहा है, उसमें डेफिनेटली एक अंकुश लगेगा। तो ये हमारा फाइनल ट्राई है। और इसके लिए आज के क्लास में जो मैं डिस्कशंस किया हूँ, रिमेडीज का सारे मेथड इसी पे ही बेस्ड है। जो प्लानेट आपके लिए शुभ है, जो प्लानेट आपको ऑस्पिशियस रिजल्ट दे सकता है, अगर आपने अपना सड़बल देख के उनका स्ट्रेंथ से पता कर लिए, फिर आप उसके कलर का ड्रेस पहनेंगे। जब उन डेटी का पूजा करेंगे, तो अल्टीमेटली उन्हीं का ही चीजें जो है उनको अर्पण करेंगे। जैसे मैं कहूँगा अभी गणेश जी का पूजा कर रहे हैं, तो मैं पूछूंगा गणेश को कौन सा वस्त्र जो है सबसे अच्छा लगता है, कलर क्या है, तो आप में से हो सके कई सारे आंसर ना कर पाए। गणेश जी को कौन सा पुष्प अर्पण करना चाहिए, तो आपके मन में डाउट हो सकता है। लेकिन मैं कहूंगा नहीं, गणेश जी को दुर्बा देना चाहिए। कितना दुर्बा देना चाहिए, उसके लिए भी कहाँ पे रिचुअल्स है और किस तरीके का रिचुअल्स रिकमेंड किया गया है, उसका इंफॉर्मेशन विद इन ए वेरी शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ, 1-2 महीने में आप सभी के पास यूनिवर्सली अवेलेबल होगा। तो आपको एक्चुअल में कोई भी डिफिकल्ट रिमेडी रिचुअल करने का जरूरत नहीं है। आप पहले तो देखिए कि आपके जो प्लानेट हैं वो किसके साथ कनेक्टेड है, सेकंड के लॉर्ड किसके साथ कनेक्टेड है, नेचुरल कारक कौन है जो रिजल्ट में पाना चाहता हूँ, जिनके साथ मेरा कनेक्शंस बनना है, उनका डैटी कौन है, उनके डैटी का पूजा करने के लिए कौन से वस्त्र का दान मैं करूं, कौन से कलर का आसन बिछाना चाहिए, कौन से पुष्प का माला पहनाना चाहिए, और कौन कौन से सामान होना चाहिए पूजा करने के लिए।
धीरे 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 ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगा। अग्नि का उपाय क्या है, जल तत्व का उपाय क्या है, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, हर जगह पे जब आपको नेचर के एनर्जी के साथ अ, सामंजस्य बिठाने का मौका मिलेगा, तो आप समझ जाइए आपको और रिचुअल्स करने का जरूरत नहीं है। यू विल ग्रो फाइनेंशियली, यू विल ग्रो एज ए पर्सन, और आपके स्टेटस को हर कोई रेस्पेक्ट करेगा। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में जाके हम कुछ डिस्कशंस वगैरह करेंगे। सभी को नमस्कार। Namaskar, sir. Thank you very much. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।